Afternoon girls, today we'll study the two next properties of carbohydrates, which is epimerization and anomerism. So first of all we'll study what are epimers. Epimers को समझने से पहले आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो. We have 6 carbons in the glucose. First carbon is aldehyde group and the last carbon is having the alcoholic group. अब epimers are the isomers which differ in configuration on one asymmetric carbon atom. अब सिर्फ ग्लूकोज को देखो और मैनोज को देखो, इन दोनों को स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखोगे तो बाकी सारे ग्रुप सेम लगे हुए हैं. उसमें सिर्फ कार्बन नंबर सेकंड पे OH की पोजीशन यहाँ पे ग्लूकोज में राइट साइड पे है और मैनोज में OH की पोजीशन लेफ्ट साइड पे. ओनली ऑन द C2 कार्बन. सो D glucose and D mannose are epimers of each other with respect to the carbon number second. सिर्फ सेकंड पोजीशन पे OH की पोजीशन डिफरेंट है, बाकी सब जगह सेम है. So epimerization is the process of converting one epimer into another. अगर ग्लूकोज का हमने एपिमर देखना है तो हम मैनोज को देखेंगे क्योंकि C2 पोजीशन पे OH की पोजीशन चेंज हो जाती है. और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू डी गैलेक्टोज देखेंगे तो हम कार्बन नंबर 4 को देखेंगे. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. यहाँ पे फोर्थ पोजीशन जो कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड में है, लेकिन डी गैलेक्टोज में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है. बाकी सारे ग्रुप सेम है. सो C2 विद रिस्पेक्ट टू C2 डी मैनोज एपिमर है ग्लूकोज का, बट विद रिस्पेक्ट टू C4 डी गैलेक्टोज जो है एपिमर है डी ग्लूकोज का. यहाँ पे फोर्थ कार्बन में चेंज आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन में चेंज आ रहा है. ये तो हो गए एपिमर्स. अब है एनोमेरिज्म. एनोमेरिज्म क्या होता है? ये जो है ग्लूकोज की नॉर्मल ओपन स्ट्रक्चर है उसका, लेकिन जब हम ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या होता है? ग्लूकोज जो है अपने नया उसमें एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट हो जाता है फर्स्ट पोजीशन पे. यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में ग्लूकोज का जो कार्बन है ये एल्डिहाइड वाला, ये एसिमेट्रिक नहीं है ग्लूकोज में. लेकिन अगर हम एनोमेरिज्म में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक है क्योंकि हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखा है. वाटर के सॉल्यूशन में रखते ही इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई. यहाँ पे OH राइट में है, तो विच रिजल्ट्स इनटू जनरेशन ऑफ न्यू एसिमेट्रिक कार्बन एटम कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन एटम. सो हमारे इस केस में एनोमेरिक कार्बन है C1, यही वाला C1 जो ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप था, लेकिन एनोमर्स में ये एसिमेट्रिक हो गया. यहाँ पे ये एसिमेट्रिक नहीं था, यहाँ पे एसिमेट्रिक हो गया. क्यों? क्योंकि जब हमने एक्वस उसमें रखा तो इसका चेंज इन स्ट्रक्चर हो गया. द कार्बन एटम विच बिकम्स एसिमेट्रिक विद द चेंज इन स्ट्रक्चर. यहाँ पे ये ओपन फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही इसकी एसिमेट्रिक बना, इसकी जो रोटेशन है वो चेंज हो गई. अब ये ओपन फॉर्म से साइक्लिक फॉर्म में आ गया. साइक्लिक फॉर्म में कैसे आया? जब एनोमेरिक कार्बन एटम जो है फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ? ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द एल्डिहाइडिक ग्रुप एट C1 एंड एल्कोहलिक ग्रुप एट C5. तो ये पायरेनोज रिंग जनरेट हो गई. ये वाला C1 और ये वाला C5 आपस में ये मर्ज कर गए. ये जो OH ग्रुप था इसका हेमी एसिटल रिंग बन गया, साइक्लिक फॉर्म में आ गया. अब ये ग्लूकोज, यहाँ पे ये ग्लूकोज ओपन फॉर्म में है, यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में आ गया और इसने हेमी एसिटल बना दिया. इसको हम या तो हेमी एसिटल रिंग कहेंगे या पायरेनोज रिंग कहेंगे. व्हेन द ग्लूकोज इज इन क्लोज्ड फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म इट इज़ कॉल्ड एज पायरेनोज रिंग.
So if the OH group in this pyranose ring lies on the right side, then we got the alpha enomer. If the OH group on the asymmetric carbon is on the left side, then we got the beta enomer. So alpha D glucose and beta D glucose, they are enomers of each other. क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH जो है राइट साइड पे है और यहाँ पे जो OH है अल्फा में राइट साइड पे है और बीटा में लेफ्ट साइड पे है एसिमेट्रिक कार्बन। ये एसिमेट्रिक कैसे बना? जब इसका C1 जो है C5 से मर्ज करके हेमी एसिटल और पायरेनोस रिंग जनरेट हो गई और ये स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।